Hope you are doing fine at home, trying to study. Today we are going to continue with the topic of art. आज का जो हम टॉपिक है इन द कार्डिक मसल्स the topic of discussion for today is the sino-atrial node or western node, which is this weaker part. इसने सारी हार्ट की फेस को मेंटेन करना है, इनिशिएट करना है, उसको मेंटेन करना है एट द नॉर्मल रेगुलर इंटरवल्स and the ectopic pacemaker. Any pacemaker at the site other than sinoatrial. Now, sinoatrial rotation potential the sinoatrial node. ये the intensity rate the intrinsic rate of phase flow deceleration heart rate is fastest. होता क्या है कि जो क्योंकि सेल्फ एक्साइटेटरी फाइबर्स होती हैं जो हमारे एक्साइटेटरी मसल्स हैं उनमें जो फास्टेस्ट जो रेट होता है दैट इज जनरेटेड फ्रॉम एस ए नोड्स उससे ज़्यादा स्लो होता है ए बी नोड में और स्लोएस्ट होता है पर्किंजी सिस्टम. ठीक है, जो कि एस ए नोड से फास्टेस्ट आती हैं रेट ऑफ इम्पल्स से जनरेट होती हैं, इसलिए वो क्या करता है वो चार्ज ले लेता है सारा हार्ट टू रन द हार्ट एट अ नॉर्मल रेगुलर पेस. ठीक है, एस ए नोड क्या है? दिस इज अ स्मॉल फ्लैटेंड एलिप्सॉइड या क्रिसेंट शेप स्ट्रिप होती है ऑफ द स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल होती है. दिस इज 3 सेंटीमीटर वाइड, 15 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर थिक और ये प्रेजेंट होती है इन द सुपीरियर पोस्टोलैटरल वॉल, ऊपर वाला, पीछे वाला और लैटरल वाला जो एक कॉर्नर बनता है हार्ट का इन द राइट एट्रियल वॉल जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा आके खुल रही है उसके पास ये एसे नोड के फाइबर्स पड़े होते हैं. ठीक है, वो एसे नोड का एरिया होता है. Fibers are 3 to 5 micrometer in diameter and they have no contractile filament. इसमें सारे excitatory fibers होते हैं जिन्होंने electrical stimulus लेना है और self excitation होती है उसमें और उन्होंने खुद से self generating impulses देनी है. तो और उसमें कोई muscular contact नहीं होता है और कोई contractile muscle नहीं होती क्योंकि उसमें contractions नहीं होनी है. And these fibers जो ऐसे रोड के fibers हैं they are connected directly to the राइट एट्रियल मसल फाइबर्स जो दूसरे हैं उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. ठीक है, एस नोड की जो एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन है उसमें सोडियम जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं उनका कोई काम नहीं होता जैसे स्केलेटल मसल में है कि जाके डिपोलराइजेशन जो है ना वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल में करनी है. एस नोडेशन पोटेंशियल में इस तरह नहीं होता ऑल दो सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पड़े होते हैं इसमें लेकिन दे डू नॉट टेक पार्ट इन द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, तो द डीपोलराइजेशन इसमें कहाँ से होती है? ये वोल्टेज गेटेड स्लो कैल्शियम चैनल से इसमें डीपोलराइजेशन होती है. ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस जो हमने कल differences between skeletal, cardiac and smooth musculature. ठीक है, the membrane of SN node is inherently linked to sodium and calcium ions. जो SN node की membrane है उसमें बाय स्ट्रक्चरली और प्राइमरली उसमें जो सोडियम और कैल्शियम चैनल आयंस जो है ना दे कैन लीक इनसाइड द SN node fibers. ठीक है, उससे होता यह है कि इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ज़रा that can rise towards the पॉजिटिव साइड यानी नेगेटिव भी इसमें कम हो सकती है. इसीलिए इसमें जनरेशन ऑफ इम्पल्स जो है ना वो आसान होती है क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड जल्दी आ जाता है. नाउ अब ये देखिए दिस इज एस्टेनोडल एक्शन पोटेंशियल. कल हमने पढ़ा था वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल. अगर आप उसके डायग्राम याद हो तो इसका देखिए डिफरेंस है. उसमें था जीरो फेज थी 1 2 एंड 3 एंड 4 यानी 5 फेजेस थी. ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं विद फेज 4 फिर 0 है एंड फिर 3 है. ठीक है, फेज 4 जो है ना ये देखिए छोटे से स्लोप है जो ऊपर जा रहा है जो कि इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन को इसके नॉर्मल से उठा के और वो ले जाता है टूवर्ड्स द थ्रेशोल्ड लेवल जहाँ पे जाके फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है. ठीक है, अब होता क्या है ये जो स्लोप है इसको हम कहते हैं प्री पोटेंशियल स्लोप. ऐसे नोडल एक्शन पोटेंशियल का फेज 4 को हम कहते हैं प्री पोटेंशियल स्लोप या स्पॉन्टेनियस स्लो डिपोलराइजेशन जो कि हो रही होती है जो कि ऐसे नोड की जो मेन एक्टिविटी है उस वो इसी जो स्लोप है या प्री पोटेंशियल स्लोप है इसकी वजह से ऐसे नोड की सारी क्वालिटी होती है दैट इज ऑटोमेटिसिटी जो ऑटोमेटिकली जनरेट करती है नर्व इम्पल्सेस. ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो ऐसे नोड का होता है दैट इज -55. अगर आपको याद होगा
तो के जो स्केलेटल मसल था उसमें -90 था, जो नर्व फाइबर था उसका -90 था, और जो हमने स्मूथ मसल्स देखे थे उसके -50 -60 के करीब था। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो एस नोड का है दैट इज़ -55 मिलीवोल्ट्स। अब में सोडियम फास्ट चैनल्स जो होते हैं ना, वो उनका कोई रोल नहीं होता इन द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और सोडियम फास्ट चैनल जो है ना वो क्लोज रहते हैं एट द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -55 या इससे जो ज़्यादा कम नेगेटिविटी वाले हैं तो वहाँ पर ये क्लोज रहते हैं। सो इनका कोई काम नहीं होता यहाँ पर, सिर्फ जो सोडियम कैल्शियम चैनल्स होते हैं, स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल्स, दे गेट एक्टिवेटेड एंड कॉज द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसमें मेन जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल से होता है। ठीक है, सोडियम लीक चैनल्स प्रेजेंट होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन, जहाँ से सोडियम को और थोड़ा सा इनफ्लक्स होता है सोडियम को, जिसकी वजह से इसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है, यानी पॉजिटिव आइंस अंदर आते हैं, नेगेटिविटी कम हो जाती है, तो -55 से ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द इनहेरेंट जो लीकीनेस होती है एसिड की तो सोडियम एंड द कैल्शियम, जो कि अलाउ करती है इनफ्लक्स ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइंस टू कॉज अ स्लो राइज होता है इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, दस द रेस्टिंग पोटेंशियल ग्रेजुअली जो है ना वो राइज कर देता है बिटवीन टू हार्ट बीट्स। व्हेन द पोटेंशियल रीचेज अ थ्रेशोल्ड, जब पोटेंशियल -55 से पॉजिटिव आइंस के आने से माइनस बढ़ता जाता है और लेस नेगेटिव होता है और -40 तक चला जाता है। -40 जो है ना दैट इज द थ्रेशोल्ड फॉर द ओपनिंग ऑफ द सोडियम कैल्शियम चैनल्स। ठीक है, -40 मिलीवोल्ट इज द थ्रेशोल्ड फॉर द ओपनिंग ऑफ द सोडियम कैल्शियम चैनल्स। वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फिर एक्शन पोटेंशियल करते हैं, जनरेट कर देते हैं। एक्टिव होने का मतलब ये कि वो खुल जाते हैं और ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है, रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, जिसकी वजह से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से फेज 4 में जो सोडियम जो लीकी चैनल्स हैं वहाँ से थोड़ा कैल्शियम और सोडियम जो है मेनली सोडियम जो आता है, और ये जो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -55 से ले उठा के और वो ले जाता है ऊपर अप टू -40 पे आके यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं और अंदर इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से एक रैपिड अपस्ट्रोक आता है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द स्लो कैल्शियम चैनल यहाँ पर हो जाता है जब थ्रेशोल्ड पे जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है जिससे ये रैपिड जो है आगे अपस्ट्रोक आ जाता है। ये नीचे जो है ये मैंने सबको बताया सोडियम एंड कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लीकीनेस। अब आगे फेज 0 जो अपस्ट्रोक है, अपस्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट द थ्रेशोल्ड लेवल that is -40 millivolt voltage gated slow calcium channel, they open up and leading to the influx of the calcium causing depolarization. Anytime the membrane potential remains less negative than about -55 for more than a few milliseconds, an inactivation gate on the inside of cell membrane permits the pass through the channel. अगर ये -55 से कम हो जाएगा नेगेटिविटी, तो जो सोडियम फास्ट चैनल्स हैं वो एक इनसाइड द मेम्ब्रेन एक सॉर्ट ऑफ उस पर एक बैन लग जाता है, ये इनएक्टिवेशन गेट उधर आ जाता है जो उसको इनएक्टिवेट करके रखता है, गेट बंद रखता है तो उसके पास सोडियम चैनल खुलते नहीं है। Therefore, only the slow sodium calcium channel can open. That is, they can become activated and cause the action potential. फेज 1 एंड 2 दैट इज स्लो रिपोलराइजेशन, इसमें कम नहीं होती है, जो कि उसमें हमने देखा था कि उसमें 1 में थोड़ी सी रिपोलराइजेशन हुई थी और स्टेज 2 थी जिसमें प्लेट्यू आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्लेट्यू फेज इज ऑल्सो एब्सेंट इन एसिम्प्टोटिक एक्शन पोटेंशियल एज इट इज, जैसे कि वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल था। सो फेज 1 एंड 2 इज एब्सेंट इन दिस केस। ठीक है, आप देखिए डायग्राम में भी, तो देखिए फेज 1 एंड 2 नहीं है, फेज 4 है, फिर 0 है, फिर उसके बाद 3 है। ऐसे जो फेज 3 होती है इट इज़ द रिपोलराइजेशन फेज। इसमें क्या होता है कि when the पोटेंशियल जब 0 पे चला जाता है, -40 से ऊपर बढ़ के तो 0 पे जाता है, तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो होते हैं ना वो खुल जाते हैं, और जब वो खुलते हैं तो ई फ्लक्स होता है, यानी पोटेशियम अंदर से बाहर जाना शुरू हो जाता है, तो अंदर जो पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है वो फिर नेगेटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। The potassium channel remains open for a few tenths of a second, and continued movement of the positive charges outside the cell causes excess negativity inside the membrane. ज़्यादा जो है पोटेशियम वो बाहर चला जाता है और एक्सेसिव नेगेटिविटी हो जाती है इनसाइड द सेल। ठीक है, और वो कर देता है ज़्यादा नेगेटिव बियॉन्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन।
हाइपरपोलराइजेशन यानी अगर आप देखिए इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये ज़रा नीचे आ जाता है ज़्यादा, ये जब 3 से आएगा तो ये ज़्यादा नीचे आ जाता है, लेस देन 55 पे चला जाता है। तो यहाँ से फिर दोबारा जो लीक चैनल्स होते हैं वो दोबारा ओपन अप होते हैं और इसको दोबारा लीक जाते हैं एट द लेवल ऑफ -40, फिर उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं नेगेटिव एंड द साइकिल गोज ऑन। अब ये देखिए इसमें आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा, जो ग्रीन में है वो है वेंट्रिकुलर मसल फाइबर का एक्शन पोटेंशियल है और जो ब्लू रेड में है वो साइनस नोडल फाइबर का। ठीक है, साइनस नोडल फाइबर का देखिए इसका रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों का, इसकी है स्लो प्री पोटेंशियल स्लोप है इसमें, फिर अप स्ट्रोक है और फिर डाउन स्ट्रोक है। ऐसे नोडल में जो हमारा वेंट्रिकुलर था उसमें सबसे पहले अप स्ट्रोक है, फिर स्लो रिपोलराइजेशन है, फिर प्लेट्यू है, फिर रिपोलराइजेशन है और फिर नीचे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्शन पोटेंशियल्स। अब आता है एक्टोपिक पेसमेकर ऑफ हार्ट। एक्टोपिक पेसमेकर ऑफ हार्ट क्या होता है? द पेसमेकर एल्सवेयर देन द साइनस नोड इज कॉल्ड एक्टोपिक पेसमेकर। कोई भी जगह जहाँ पे सेल्फ जेनरेटिंग इम्पल्सेस हों अदर देन द साइनस नोड, उस जगह को हम कह देते हैं एक्टोपिक पेसमेकर ऑफ हार्ट। इट कॉजेज एन एबनॉर्मल सीक्वेंस ऑफ कंडीशन का नुकसान जो होता है ज़ाहिर है साइनस नोड अपनी जो है ना इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है। जो दूसरा आ जाता है एक्टोपिक पेसमेकर अपने पेस के ऊपर, सपोज ये अगर 72 टू 80 के दरमियान में से इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है और हार्ट बीट कर रहे हैं 72 टू 80 टाइम्स पर मिनट, तो जो एक्टोपिक पेसमेकर है अगर वो ओवरराइड कर जाता है तो हो सकता है उसका जो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ पल्सेस 100 से ज़्यादा हो, या हो सकता है 50 से भी कम हो सकता है 20 हो 30 हो 100, और ये जो है एक एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से जो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट होता है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हार्ट पंपिंग भी होती है ना वो दैट गेट्स डिस्टर्ब एंड डिबिलिटेटेड हार्ट पंपिंग होती है। ठीक है, अब इसकी कॉज क्या होती है? When some area of the heart discharge impulses at a rate more than that of SC node, या तो ये हो कि कोई एरिया जो है ना वो SC नोड जो कि अगर 72 टू 80 पे कर रहा है तो कोई और एरिया उठे और वो इम्पल्सेस जनरेट करना शुरू हो जाए at a rate of more than 72 to 80, ठीक है। या ब्लॉकेज ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द कार्डियक इम्पल्स फ्रॉम एस नोड टू द अदर पार्ट, कि अगर ब्लॉक हो जाए एस नोड से जो इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं वो दूसरे एरियाज ऑफ द हार्ट पर ना जाए, आइदर ड्यू टू द सम एवी नोड पे कोई डिले आ जाए या उधर ब्लॉक आ जाए कुछ आ जाए, और दूसरे जो है ना एरिया को ट्रांसमिशन ना जारी हो तो दूसरे जो सेल्फ एक्साइटेटरी फाइबर्स जो हमें पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम में उसमें जो और दूसरे एरियाज हैं जहाँ पे सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ द फाइबर्स हो सकती है, तो वहाँ से इम्पल्सेस जनरेट होना शुरू हो जाती हैं ताकि हार्ट पंप करता रहे। ठीक है, नो मैटर कि वो स्लो कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, लेकिन द आइडिया बिहाइंड इज कि हार्ट जो है ना वो नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेज में रहे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है या ये हो कि अ प्लेस इन द एट्रियल और वेंट्रिकुलर मसल डेवलप्स एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी एंड बिकम द पेसमेकर हार्ट। ठीक है, या तो ये हो कि एट्रिया और वेंट्रिकल में कोई ऐसी साइट हो जहाँ पे कि वो एक्सेसिव जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस हो जाए और वो टेक ओवर कर ले और बिकम बन जाए पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है जो कि एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट एक्ट कर सकती हैं वो होती हैं एवी नोड पे बन सकता है पेसमेकर ऑफ हार्ट, या प्रेकिंजे फाइबर्स जो मैंने दे टेक ओवर द चार्ज और वो दे एक्ट एज द एक्टोपिक पेसमेकर ऑफ हार्ट। ठीक है, एक होता है स्ट्रोक सैडल सिंड्रोम। स्ट्रोक सैडल सिंड्रोम जो है ना इस पर आपको शॉर्ट नोट आ जाता है, इस पर एमसीक्यू आ जाते हैं, इसको आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इफ द कार्डियक इम्पल्स फेल्स टू पास फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, किसी भी रीज़न से अगर इम्पल्सेस जो हैं एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ नहीं आ रही तो एक नया पेस मेकर पल्किंजे सिस्टम में ऑफ द वेंट्रिकल को बनना शुरू हो जाता है एंड ड्राइव्स द वेंट्रिकुलर मसल एट अ न्यू रेट बिटवीन 15 टू 40 बीट्स पर मिनट, क्योंकि पल्किंजे फाइबर्स जो है उसकी क्वालिटी है कि वो अगर एक्टिव हो जाए और वो इम्पल्सेस जनरेट करना शुरू करे तो उसका रेट होता है 15 टू 40 बीट्स पर मिनट। ठीक है, अब ये सारा काम होता है इट टेक्स अबाउट 5 टू 6 सेकेंड्स। आफ्टर ए बी ब्लॉक, अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक हो गया है तो पीजे फाइबर्स जो है ना वो तकरीबन 5 टू 20 सेकेंड लेते हैं टू जनरेट द इम्पल्सेस। ठीक है, और इतनी देर वेंट्रिकल जो है ना वो ब्लड को पंप नहीं कर रहा क्योंकि जो है इम्पल्सेस
एसए नोड से एबी नोड से होकर वेंट्रिकल में नहीं आ रही, तो वेंट्रिकल तो कंट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो होता ये है कि इस दौरान अगर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट नहीं कर रहा तो 4 to 5 सेकेंड्स तक अगर ब्लड पंप नहीं करेगा तो ब्रेन को ब्लड नहीं जाता और सेरेब्रल इस्कीमिया होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती ब्रेन को और पेशेंट जो है ना वो फेंट कर जाता है, फिर ज़्यादा बेहोश होता है। ठीक है, दिस पीरियड ऑफ 4 to 5 सेकेंड की जिसके दौरान जो है ना वो ब्लड सप्लाई नहीं होती है टू द ब्रेन ड्यू टू द नॉन कंट्रेक्टाइल स्टेज ऑफ द वेंट्रिकल्स, उसको उस स्टेज को हम कह देते हैं स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। ठीक है, इस पीरियड ऑफ फेंटिंग को कहते हैं स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम, यानी डिले ऑफ द पिकअप ऑफ द हार्ट बीट इज कॉल्ड स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। अगर ये डिले जो है इन द पिकअप ऑफ हार्ट ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए, एक हो सकता है 15-20 सेकेंड से ज़्यादा ले जाए, तो फिर द डेथ विल अकर, क्योंकि उसकी जब भी सेरेब्रल इस्कीमिया हो जाता है एंड ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग। ठीक है, इसके बाद होता ये है कि एक और टर्म है जो हम बाद में पढ़ेंगे कि अब उसके बाद जब वेंट्रिकुलर फाइबर्स जो है ना यानी पैसेंजर फाइबर दे टेक ओवर द चार्ज और वो जब इम्पल्सेस जनरेट करना शुरू करते हैं एट द रेट ऑफ 15 to 40 बीट्स पर मिनट, तो हार्ट जो है ना वो पंप करना शुरू कर देता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। ठीक है, ये वेंट्रिकल जो है ना दैट हैज़ एस्केप फ्रॉम द जो है कंट्रोल ऑफ एसए नोड, उसने अपना जो है ना वो इम्पल्सेस अपने रेट में जनरेट करना शुरू कर दी हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द एसए नोडल इम्पल्सेस टू कम टू द वेंट्रिकल। ठीक है, तो अगर जब पीजे फाइबर से एसए नोड जो है पीजे फाइबर से इम्पल्सेस जनरेट होकर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट करवा देती हैं, तो उस पीरियड को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। ठीक है, सो ये आपको टर्म्स जो है ना वो याद रखिए। उसके बाद आ जाता है एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट में स्पेशलाइज फाइबर्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है टू गेट सेल्फ एक्साइटिंग। इसके दो मेजर फंक्शंस होते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के। एक तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ कार्डियक ब्रीथिंग पोटेंशियल होता है और कार्डियक इम्पल्सेस होती है विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी अगर इनमें एबिलिटी होती है कि बाहर से कोई इनको स्टिमुलस ना भी आए तो दे हैव द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल ऑन देयर ओन। ठीक है, दूसरे इनमें चूंकि आयनिक एक्सचेंज जो है ना वो ज़्यादा जल्दी होता है, इसलिए रैपिड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स होती है टू द हार्ट रिजल्टिंग इनटू रिदमिक हार्ट रेट। ठीक है, और वो फैसिलिटेट करते हैं द इम्पल्सेस को टू पास फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द हार्ट टू द अदर, और उनमें से जो इम्पल्सेस जो जनरेट हुई हैं फ्रॉम द पेस मेकर वो इजीली ट्रैवल करें और सारे हार्ट में स्प्रेड कर जाएं। ठीक है, सो ये स्पेशलाइज टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं और इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स नहीं होते। अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड होता है जिसे हम एसए नोड कहते हैं। फिर इंटरनोडल पाथवे होता है। साइनोएट्रियल नोड से कंडक्टिंग सिस्टम के फाइबर्स निकल रहे हैं जो कि एक पाथवे बनाते हैं बिटवीन द साइनोएट्रियल नोड एंड द एबी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसके दरमियान में ये तीन पाथवे जो है ना वो पास ऑन कर रहे हैं, उनको हम इंटरनोडल पाथवे कहते हैं कि दो नोड्स के दरमियान में। फिर आ जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर, फिर आ जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के बाद आगे उसमें से डिफरेंट फाइबर्स निकल रहे होते हैं इन द राइट एंड द लेफ्ट। दो बंडल्स निकल रहे होते हैं जिनको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स कहते हैं। फिर उसके बंडल्स की ब्रांचेस आगे हो जाती हैं जो कि फर्दर स्प्रेड करके इन द वेंट्रिकुलर मसल, और उसके बाद आ जाते हैं पीजे फाइबर्स होते हैं जो पूरे वेंट्रिकुलर मसल में जो है वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है, टू स्प्रेड द होल कार्डिक इम्पल्सेस इनटू द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, ये पांचों एक 6 जो हैं ये डिफरेंट स्टेशन हैं जो कि मिलके सारे जो इम्पल्सेस हैं जो कि एसए नोड पे जनरेट हो रही हैं वो स्प्रेड कर देते हैं इनटू द होल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब कंडक्ट सारे जो है ना ये इम्पल्सेस को जो है कंडक्ट करते हैं टू द अदर एरियाज, लेकिन हर एक का रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस फर्क होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इन सारे पोर्शंस में डिफरेंट होती है। एट्रियल मसल जो है उसकी उसमें वेलोसिटी होती है 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। इस स्पीड पे जो है ना एक्शन पोटेंशियल उसका स्प्रेड करता है। इंटरनोडल पाथवे 1 मीटर पर सेकेंड पे जाता है जो कि थोड़ा सा फास्ट होता है। एवी नोड पे 0.1 मीटर्स पर सेकेंड। एवी नोड पे सबसे स्लो होता है क्योंकि उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन ऐसी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। वो विल डिस्कस जब हम एवी नोड डिस्कस करेंगे। ठीक है,
पर्किंजे सिस्टम है उसमें फास्टेस्ट कंडक्शन होती है, क्योंकि पर्किंजे फाइबर्स जो हैं उन्होंने पूरे के पूरे वेंट्रिकल को अंदर से उसके स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट करना है और उसको सबको उसने सप्लाई करना है टू ईच एंड एवरी फाइबर ऑफ द वेंट्रिकल। तो इसलिए उसकी जो है वेलोसिटी 1.5 to 4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। फिर और वेंट्रिकुलर मसल्स जो होते हैं इनफैक्ट वो अंदर से उनमें जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ 0.3 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। सो डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वेलोसिटी होती है ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम। ये देखिए इसमें अब आपको डायग्राम में दिखा दूँ। आप देखिए कि जो ग्रीन को आपने फॉलो करना है, ऊपर जो है एस ए नोड है, एस ए नोड से इम्पल्सेस देखिए 3 ट्रैक्स हैं आगे, आप देखिए 1 2 और 3 है, एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर होते हैं। इनको हम कहते हैं इंटरनोडल पाथवे, हर एक का अपना डिफरेंट नाम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से फोर्थ पाथवे भी है जो कि जाता है पूरे एट्रियम फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट एट्रियम जाता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है इन पाथवेज के बाद आता है एक डेंस एरिया होता है ऑफ द टिश्यू, उसको हम कहते हैं एवी नोड, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो भी एक्साइटेटरी एरिया होता है एंड दिस इज कॉल्ड द एवी नोड। एवी नोड जो है आगे उसमें दो उसमें से फाइबर्स निकलते हैं जो कि दो बंडल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये बंडल्स निकलते हैं और ये फिर दोबारा ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इनटू द राइट एंड द लेफ्ट ब्रांचेस, ठीक है। राइट बंडल ब्रांचेस होती हैं और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस होती हैं। इन ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड एंड रीडिवाइड होकर सबको सप्लाई करना है और एंड में पिंजे फाइबर्स जो होते हैं ना उनके साथ कम्युनिकेट करके सारे वेंट्रिकल्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ दिस होल कंडक्टिंग सिस्टम फंक्शंस। ये देखिए इंटरनोडल पाथवे से उसने स्टार्ट किया है कि इंटरनोडल पाथवे तीनों ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। और बीच में ये ट्रांजिशन फाइबर्स होती है जहाँ से इंटरनोडल पाथवे जो होते हैं ना एवी नोड के साथ ज्वाइन करते हैं, उन फाइबर्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन फाइबर, ठीक है। वो एवी नोड को ज्वाइन कर एवी नोड जो है बीच में जो फाइब्रस टिश्यू जिसने एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट किया हुआ है, वहाँ पर ये एवी नोड के फाइबर जो होते हैं ना उस फाइब्रस टिश्यू को पेनिट्रेट करते हैं वो एवी बंडल की फॉर्म में, और ये जो है एक जो बीच में से पास ऑन कर रहे हैं वो पेनिट्रेटिंग पोर्शन ऑफ एवी बंडल है, और उसके नीचे जो आ रहा है वो दैट इज पोर्शन ऑफ एवी बंडल। ये एवी बंडल जो है ना फिर दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड द राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड द राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। सो दिस इज ये आपको बहुत ये आसानी से समझ आ जाएगी कि इसमें हाउ दीज फाइबर्स आर रनिंग। इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली हम इसलिए स्ट्रेस करते हैं कि एवी नोड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लॉक्स होते हैं वो एवी नोड पर ही होते हैं। जो वो आप आगे पढ़ेंगे जब एरिथमियाज किसी चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें आपको हार्ट ब्लॉक्स भी करवाए जाएंगे। एस एन और हाँ जी, अब सबसे हम शुरू होते हैं जो फर्स्ट स्टेशन ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम है दैट इज़ द एस एन नोड। और एस एन नोड जो है कि 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 30 मिलीमीटर वाइड होता है, 1 मिलीमीटर थिक होता है, क्रेसेंट शेप या एलिप्सॉइड होता है। इट इज प्रेजेंट द राइट एट्रियम नियर द ओक्यूल ऑफ द सुपीरियर वेंट्रिकल, जैसे बताया था एंटीरियर पोस्टरो लैटरल पोजीशन ऑफ द राइट एट्रियम की जो वॉल होती है। और होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मॉडिफाइड कार्डियक सेल्स व्हिच आर कॉल्ड पी सेल्स। पी सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर हाईली एक्साइटेटरी सेल्स, और इसी चूंकि ये हाईली एक्साइटेटरी सेल्स होते हैं इसीलिए इनमें जो सेल्फ जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस होती हैं वो भी ज़्यादा फास्ट होती हैं और ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ठीक है। ये पीस सेल्स जो होते हैं ना दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द कोलेजन फाइबर्स, जो कि इसमें पड़ा हुआ है एस एन के ऊपर, ठीक है। और दिस एस एन इज सप्लाइड बाय, अब इसको भी कोई नर्व सप्लाई कर रही है, इट इज सप्लाइड टू द राइट वेगस नर्व एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। आपने बस नाम याद कर लेने, इनके बारे में डिटेल हम सब्सिक्वेंट जब हम सीएनएस वगैरह पढ़ेंगे तब आपको सब डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो राइट वेगस नर्व सप्लाई करती है एस एन को और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। राइट वेगस नर्व हार्ट रेट को स्लो करती है, और जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं वो इसको एक्टिवेट करते हैं और हार्ट रेट को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है इंटरनोडल पाथवे। मैंने जैसे बताया इंटरनोडल पाथवे एस ए नोड से लेके ए बी नोड तक जाते हैं, ठीक है। साइनोइडियल नोड से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक जाते हैं। तीन टाइप के होते हैं फाइबर्स, वो निकलते हैं मेनली चार पाथवे होते हैं। तीन जो है ना एंटीरियर मिडल और पोस्टीरियर जो ब्रांचेस की फॉर्म में आते हैं। एंटीरियर का को हम कहते हैं ट्रैक्ट ऑफ बैकमैन, मिडिल को कहते हैं वेंकी बैक, एंड पोस्टीरियर जो होता है उसको ट्रैक्ट ऑफ कॉरल कहते हैं, ठीक है। Velocity is faster in these pathways than in the atrial musculature. जो सराउंडिंग एट्रियल मस्कुलेचर है उसमें जो इम्पल्स की जो वेलोसिटी है वो कम होती है, और इन फाइबर्स में वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स ज़्यादा होती है,
फास्ट होती है बिकॉज जो है एट्रियल मस्कुलेचर जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकता, और ये फाइबर्स जो होते हैं इनमें हाईली एक्साइटेटिंग फाइबर्स होते हैं जिनसे कि ये कंडक्ट हो जाता है। फोर्थ पाथवे जो है ना एक निकलता है पासेस फ्रॉम द इंटीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम। जाहिर है राइट एट्रियम से एवी नोडल पे तो आ गया, लेकिन लेफ्ट एट्रियम को भी तो जानिए। सो एक पाथवे जाता है फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम एंड इट इज कॉल्ड एंटीरियर इंटर एट्रियल बंडल। ठीक है, तो कहते हैं एंटीरियर इंटर एट्रियल बंडल के इन बिटवीन द एट्रिया ये एक बंडल पड़ा हुआ है एंटीरियर साइड पे, सामने की साइड पे, और ये बैंड जो है ना वो इम्पल्सेस देता है फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। कंडक्शन वेलोसिटी इसकी ये 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी जो दूसरे पाथवे की कंडक्शन वेलोसिटी है वही इसकी है। सो मेनली चार जो हैं वो इंटरनोडल पाथवेज होते हैं, एंटीरियर मिडिल पोस्टीरियर होते हैं, और एक इंटरनोडल एंटीरियर इंटरनोडल बैंड होता है जो जिसकी भी वेलोसिटी उनके बराबर होती है। हाई वेलोसिटी इन दीस पाथवेज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव फाइबर्स। ठीक है, इसमें स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव फाइबर्स होते हैं जो कि जिनके अंदर हाई वेलोसिटी होती है इन सब में। ठीक है, बिटवीन द इंटरनल पाथवे एंड एवी नोड देयर आर ट्रांजिशनल फाइबर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले डायग्राम में भी दिखाए थे, ये देखिए ये इंटरनोडल पाथवे और ट्रांजिशनल इंटरनोडल पाथवे आ रहे हैं तीनों, और ए बी बट नोड ये है उसके बीच में ट्रांजिशनल फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ए बी नोड। ए बी नोड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ conducting system of heart, but its structure is similar to SNO with some differentiating points. ठीक है, it is located in the posterior wall of right atrium behind the tricuspid valve. ठीक है, अब ये क्या है, ट्राइकस्पिड वेल्व पड़ा होता है, एक वेल्व होता है जो कि बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। ये जो ट्राइकस्पिड वेल्व होता है इट इज नियर द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। इसके नजदीक इसके पीछे ही ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पड़ा होता है। ठीक है, no conduction in the transitional fibers, nodal fibers, and penetrating AV bundle fibers is due to the diminished number of gap junctions, so their resistance to conduction wise। होता क्या है कि इसमें जाके कंडक्शन स्लो हो जाती है ट्रांजिशनल फाइबर्स में, एवी बंडल फाइबर्स में, और उससे आगे जो फाइबर्स जा रहे हैं। ठीक है, इसमें होता यह है कि चूंकि इनमें गैप जंक्शंस कम होते हैं, गैप जंक्शंस हमें पता है कि जहाँ पे भी गैप जंक्शन होते हैं वहाँ पे आयनिक एक्सचेंज जो है वो बहुत फास्ट होता है। फास्ट आयनिक एक्सचेंज की वजह से वहाँ पे कोई भी इम्पल्स की वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि इसमें गैप जंक्शंस कम हैं तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ आयंस वो बढ़ जाती है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो जो आयन का फ्लो है वो भी स्लो हो जाता है। जब वो स्लो होगा तो इम्पल्सिस की जो कंडक्शन है फ्रॉम द एवी नोड टू द वेंट्रिकल्स वो भी स्लो हो जाती है। अब डिले ऑफ कंडक्शन फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड इज 0.03 सेकेंड, यानी एसए नोड से एवी नोड तक आने में इम्पल्स को 0.03 सेकेंड लगते हैं। डिले एट एवी नोड में से पास होने के लिए 0.09 सेकेंड लगते हैं, और पेनिट्रेटिंग बंडल जो होता है ना आगे जो कि वेंट्रिकल में जाके पेनिट्रेट कर रहा है उसमें 0.04 सेकेंड लगता है। तो ये टोटल जो है ना टाइम डिले फ्रॉम एसए नोड टू द एवी नोड या एट्रिया टू द वेंट्रिकल जो टोटल टाइम है वो 0.16 सेकेंड लगता है। ये 0.16 सेकेंड की वैल्यू जो है आपने याद रखनी है, बिकॉज आगे इसी चीज़ की जो है आप पढ़ेंगे तो उसमें 0.16 सेकेंड की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसके ही ज़्यादा होने या कम होने से हम डिफरेंट डिजीजेज ऑफ द हार्ट को डायग्नोज करते हैं। ठीक है, सो द नॉर्मल टाइम टेकन बाय द कार्डियक इम्पल्स टू रीच फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल इज 0.16 सेकेंड्स। ठीक है, और जो एवी नोड जो होता है इट इज सप्लाइड बाय लेफ्ट वेगस नर्व एंड सिम्पैथेटिक फाइबर्स। जो एसए नोड है दैट इज सप्लाइड बाय राइट वेगस नर्व। एवी नोड इज सप्लाइड बाय लेफ्ट वेगस नर्व, और सिम्पैथेटिक फाइबर्स दोनों को सप्लाई कर रहे हैं। वेगस नर्व ने यहाँ पर से जो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्स उसको स्लो करना है, और सिम्पैथेटिक फाइबर्स ने फास्ट करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं एवी बंडल। एवी बंडल जो है इट अराइजेस फ्रॉम द एवी नोड एंड डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, तो जो मैंने पहले बताया राइट बंडल ब्रांच एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच। सब एंडो ये जो ब्रांचेस होती हैं दे आर प्रेजेंट सब एंडोकार्डियल, यानी कि हार्ट के अंदर की जो लाइनिंग है वहाँ पर प्रेजेंट होती है सारी, एंड दे आर प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल के दरमियान में जो दीवार है उसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो है जो सारी बंडल ब्रांचेस हैं वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के
साथ साथ चल रही है, वहीं पे ब्रांचिंग हो रही है इसकी, और ये सब इनर साइड ऑफ द हार्ट या एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट के पास होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो तीन ब्रांचेस दे स्प्रेड डाउनवर्ड टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट, जहाँ पे नीचे एक कॉर्नर बन रहा है हार्ट का, दैट इज कॉल्ड द एपेक्स ऑफ द हार्ट। जो ब्रॉडर साइड ऑफ द हार्ट होती है उसको कहते हैं बेस ऑफ द हार्ट। तो यहाँ से ये स्प्रेड होकर नीचे एपेक्स ऑफ द हार्ट पे जाती हैं, और फिर ब्रांचेस जो होती है ना, फिर वो देखो साइड वाइज, फिर वो ब्रांच होकर साइडों में भी जाते हैं और पीछे की साइड पे भी जाते हैं ऑफ द वेंट्रिकल, सो दैट ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ द वेंट्रिकल को सप्लाई कर सके। The time taken by the Purkinje system to spread the impulse is 0.03 सेकेंड। यहाँ पे जब पहुँच जाता है वेंट्रिकल में, तो इससे आगे जो पूरा जो उसमें सिस्टम में जो जाना है इम्पल्स जनरेट होकर Purkinje सिस्टम के थ्रू, वो 0.03 सेकेंड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक आप देखिए कि ये सारा जो कंडक्शन सिस्टम है ये वन वे ट्रैफिक है, यानी इसने एस ए नोड से आना है ए वी नोड की तरफ, ए वी नोड से ए वी बंडल की तरफ, ए वी बंडल से आगे सब्सिक्वेंटली वेंट्रिकल की तरफ जाना है। बैकवर्ड फ्लो ऑफ आयन से बैकवर्ड कंडक्शन नहीं होती, that is inability of the action potential to travel backward from the area to the ventricle, ये नहीं होता, ठीक है। It prevents the re-entry of the cardiac impulse by this route, allowing only forward conduction from the atrium to the ventricle। फायदा इसका ये होता है कि कोई भी इम्पल्स पीछे से बैकवर्ड जाके दोबारा से रीजनरेट, एक नई इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकती इनटू द जो पहले के एरियाज हैं हार्ट के, उसमें उससे ये होता है कि कोई एबनॉर्मल हार्ट बीट बीच में नहीं आती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वन वे ट्रैफिक का, कि वो कोई भी एबनॉर्मल इम्पल्स इन द हार्ट कैन नॉट बी जनरेटेड। ए फाइब्रस टिश्यू बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल ऑल्सो फैसिलिटेट इन दिस टिश्यू, ठीक है। यानी वो फाइब्रस टिश्यू जिसने कि एट्रिया और वेंट्रिकल को डिवाइड किया हुआ है इन द फोर कंपार्टमेंट्स, वो भी इसको प्रिवेंट करते हैं कि जाहिर है उसके थ्रू उस फाइब्रस टिश्यू के अंदर से कोई भी इम्पल्स एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जा सकती है। वो सिर्फ ये जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है इसके थ्रू ही इम्पल्सेस जाएंगे, ठीक है। Peripheral Purkinje network. It penetrates the myocardium and fibers lead from AV node to AV bundle and enter the ventricles, ठीक है। ये मायोकार्डियम को पेनिट्रेट करता है, फाइबर्स जो होते हैं दे लीड फ्रॉम एवी नोड टू एवी बंडल एंड एंटर द वेंट्रिकल्स। लॉन्ग फाइबर्स जो होते हैं ना, इनके लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, दे ट्रांसमिट द एक्शन पोटेंशियल एट 1.4 मीटर्स पर सेकेंड। मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन बाय द Purkinje सिस्टम फास्टेस्ट होती है, and it takes about 1.4 to 4 meters per second to allow the rapid transmission of the cardiac impulse through entire ventricle, ठीक है। ताकि वो इस स्पीड पे सारे वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड कर देते हैं at a rate of 1.5 to 4 meters per second, and it is due to the high permeability of the gap junction at intercalated disc। इसमें जो है ना Purkinje फाइबर होते हैं ना, इसमें हाई नंबर ऑफ गैप जंक्शन होते हैं एट द लेवल ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क। इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं ना, वो कार्डियक मसल में प्रेजेंट होती हैं, जो कि अलाउ करती हैं रैपिड फ्लो ऑफ द आयन बिटवीन टू मसल्स के दरमियान में इंटरकलेटेड डिस्क पड़ी होती हैं, जो कि आयन एक्सचेंज को हेल्प करती हैं, ठीक है। तो जो Purkinje फाइबर्स होते हैं उनमें इंटरकलेटेड डिस्क का नंबर भी ज़्यादा होता है, गैप जंक्शन भी ज़्यादा होते हैं, जिससे वहाँ आयन एक्सचेंज ज़्यादा होती है और impulses at a fast rate वहाँ से flow करती है। Ion transmission is easy from one cell to the other stages। AV bundle, bundle branches and peripheral Purkinje fibers are collectively known as Purkinje network। अगर आपको शॉर्ट नोट आ जाता है Purkinje network के, तो आपने उसमें AV बंडल को भी डिस्कस करना है, बंडल ब्रांचेस को भी डिस्कस करना है, और पेरिफेरल Purkinje फाइबर का क्या काम है, क्या कैसा उनका स्ट्रक्चर है, इन सब का क्या उनके गैप जंक्शंस कितने हैं, कंडक्टिविटी कितनी है, उनकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन कितनी है इनमें, और इनका फ़ायदा क्या है। सो ये सब आपने, अगर आपको Purkinje नेटवर्क से नोट आ जाता है या क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सारा उसमें लिखना है। फ्रेट ऑफ कार्डिक इम्पल्स इन हार्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक बेसिक पिक्चर है जिसमें डिफरेंट जो है ना, वो ये जो नंबर दिए हुए हैं, दीज आर द सेकेंड्स, कि कितने सेकेंड में वहाँ से वो उस एरिया में जो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। अगर आप देखें एस ए नोड से होते होते ये यहाँ पर 0.03 सेकेंड से ये ए वी नोड तक जाता है, ठीक है। ए वी नोड के ऊपर जितना डिले आना है वो आएगा, और उसके बाद वहाँ से फर्दर 0.16 सेकेंड ये लिखा हुआ है, जो कि एट्रिया टू वेंट्रिकल जब आता है तो 0.16 सेकेंड लगते हैं। उसके बाद फर्दर जो स्प्रेड होता है होते होते जो टाइम इज टेकन, आखिर में आप देखिए कि जो एंड पे जहाँ ब्रांचेस आ रही हैं उसके साथ ही 0.22 दिखा है। So total time taken from SA node to the end of the ventricle, so that is from 0.22 seconds।
ठीक है। अब आपने डिफरेंट जो है ना 0.03 जो है वो एस नोट से एवी नोट तक आने में, ये याद रखना है। एट्रिया से वेंट्रिकल तक आने में 0.16 सेकंड, ये नंबर आपको याद होना चाहिए। और तीसरा ये इम्पोर्टेंट है 0.22 का फिगर है, जो कि टोटल टाइम टेकन बाय द कार्डियक इम्पल्स टू ट्रेवल अलोंग द होल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है। अब spread of cardiac impulse in heart. Cardiac impulse originates from SN node and then it spreads into the heart. From SN node, cardiac impulse spreads radially into the atrial muscle at a velocity of 0.3 meters per second. SN node से निकले, वहाँ से फिर रेडियली यानी निकल के साइड्स पर सब जगह वो इम्पल्स जो है ना वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। और दूसरे इंटरनोडल पाथवे में भी जाना शुरू हो जाती है एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर्स पर सेकेंड। कार्डिक इम्पल्स जो है ना दैट टेक्स अबाउट 0.03 सेकंड टू रीच फ्रॉम एसएनओ टू एबी नोड, दैट इज द रिपीटिशन। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पॉइंट एट 0.16 सेकंड इट एंटर्स द एबी बंडल। एबी बंडल के अंदर वो पॉइंट एट 0.16 सेकंड पे चली जाती है। सो द कार्डिक इम्पल्स टेक्स 0.13 सेकंड टू पास थ्रू द एबी नोड। टोटल टाइम जो है ना एबी नोड के अंदर जो है ना और एबी बंडल के अंदर वो लग जाता है 0.13 सेकंड का। ठीक है, तो ऊपर तो सिर्फ 0.03 सेकंड लगे हैं एक एस नोड से एबी नोड तक आने में। दिस डिले इज नोन एज द एबी नोडल डिले। ये जो डिले आता है 0.16 सेकंड का, इसको हम कह देते हैं एवी नोडल डिले। आउट ऑफ दिस, अब ये जो 0.13 सेकंड का जो एवी नोड पर आया है डिले, वो उसमें से 0.13 सेकंड में से जो 0.09 सेकंड है वो एवी नोड पे डिले आया है, क्योंकि वहाँ पे पहले बताया कि गैप जंक्शंस कम हैं और इंटरकलेटेड डिस्क भी कम है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस है टू द फ्लो फ्रॉम दैट एरिया। ठीक है, ऑफ द कार्डिक इम्पल्स। तो एवी नोड के ऊपर जो है ना 0.09 सेकंड का डिले आ जाता है और 0.04 सेकंड का डिले आता है इन द पेनिट्रेटिंग पोर्शन ऑफ द एवी बंडल, जो कि एवी नोड के फाइबर जो है ना पेनिट्रेट कर रहे हैं आपके विद इन द मसल्स ऑफ वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। ठीक है, तो उसके अंदर आपके जो फाइबर्स जो हैं वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, वो दे टेक अनदर 0.04 सेकंड टू कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम द एवी नोड इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये टोटल जो टाइम बन जाता है दैट इज 0.16 सेकंड for the impulse to travel from atria to the ventricle। ठीक है, अब कॉज क्या है, जैसे पहले बताया, स्लो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इन द एवी नोडल फाइबर दैट इज 0.1 मीटर। जो वेलोसिटी होती है 0.1 मीटर्स पर सेकंड पर होती है। ठीक है, द वेलोसिटी इज स्लोअर इन एवी नोड बिकॉज ऑफ द एक फ्यू गैप जंक्शंस हैं बिटवीन एवी नोडल फाइबर और दूसरे जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं अदर देन द गैप जंक्शंस हैविंग हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उनमें बजाय इसके कि कोई ऐसे जंक्शंस प्रेजेंट हो, गैप जंक्शंस हो कि वो फैसिलिटेट करें द मूवमेंट ऑफ द आइंग, एक्सचेंज ऑफ आइंग को या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, कि वो ट्रैवल करें रेडिली वहाँ से। वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर दूसरे किस्म के जंक्शंस पड़े होते हैं जो कि और अगेन ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं द इम्पल्स को स्प्रेड होने में फ्रॉम एवी नोड। ठीक है, इन द एवी नोडल फाइबर मेम्ब्रेन channels are slow in calcium sodium channels which are slow to open, so velocity becomes slow down। उसमें सोडियम कैल्शियम चैनल जो प्रेजेंट होते हैं इसमें जहाँ से इम्पल्स जानी है वो स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल होते हैं, इसलिए जो इम्पल्स की जो डेवलपमेंट ऑफ इम्पल्स और कंडक्शन ऑफ इम्पल्स मजीद स्लो हो जाती है इन द एवी नोड। सो रीजन क्या है, एक तो गैप जंक्शन कम है, दूसरे रेजिस्टेंट जंक्शन प्रेजेंट है, तीसरा ये कि इसमें जो सोडियम कैल्शियम चैनल जो है वो स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल है, इसकी वजह से फर्दर स्लो हो जाता है इसमें। ठीक है, अब उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हर कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने बगैर मकसद के पैदा नहीं की है या उसका फ़ायदा नहीं है, इस एवी नोडल डिले का भी फ़ायदा है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि इट अलाउज द एट्रिया टू कंप्लीट देयर कंट्रैक्शन। ठीक है, एट्रिया को पूरा टाइम देती है कि वो अपनी कंट्रैक्शन कंप्लीट करे बिफोर द वेंट्रिकल बिगिन टू कंट्रैक्ट, सो दैट द एट्रियल सिस्टम फिलिंग द वेंट्रिकल इज कंप्लीट। ठीक है, इतना टाइम दे देती है कि एट्रिया जो है ना वो पूरी तरह से अपने सिस्टोलिक फेज जो है ना उसको वो कंप्लीट करे और एट्रिया से पूरा ब्लड जो है ना विद द वेंट्रिकल आए, यानी वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए पूरा टाइम देते हैं कि उसके बाद फिर वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन। ठीक है, सो देयर इज अ डिले इन द कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम द एट्रिया। एट्रिया पहले कंट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल बाद में कंट्रैक्ट करते हैं। सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो होती है ना वो शॉर्टन्स व्हाइल द वेगस प्रोलॉन्ग्स द एवी नोडल डिले। ठीक है, वो जो कि सिम्पैथेटिक जो होती है ना फैसिलिटेट करती है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स को, तो वो एवी नोडल डिले को शॉर्ट कर देती है और जो वेगस नर्व जो थी वो प्रोलॉन्ग कर देती है एवी नोडल डिले को। ठीक है,
spread काफी. The velocity of conduction is fastest in AV bundle and its branches. उनमें जब once it enters the ventricle, तो जो AV bundles जो है ना राइट एंड लेफ्ट बनते हैं और उसकी जो ब्रांचेस हैं उसमें velocity of conduction fastest होती है. The branches of the AV bundle are present under the endocardium. अभी सारे जो है ना जो 5% they are present underneath the endocardium. So at 0.16 second, first the endocardium at the sides of the septum, then apex, then wall, and then endocardium at the base of the heart is depolarized. ठीक है, यानी 0.16 सेकेंड वो टाइम जब एट्रिया ने वेंट्रिकल तक आना है इम्पल्स को लेके, तो उस दौरान में ये चूँकि कि सारा जो कंडक्टिंग सिस्टम है अंडरनीथ द एंडोकार्डियम पड़ा हुआ है, तो ये सारा जो है ना उसमें एकदम से 0.16 सेकेंड पे अंडरनीथ द कार्डियम पूरे हार्ट को उसने डिपोलराइज कर दिया. ठीक है. At 0.19 seconds, the endocardium of both the ventricle is depolarized. ठीक है, यानी वेंट्रिकल में पहुंचा 0.16 सेकंड पे, उसके बाद 0.19 सेकंड पे पूरा का पूरा वेंट्रिकल का एंडोकार्डियम का एरिया जो है वो डिपोलराइज हो गया. ठीक है. सो ये फ्रॉम द 0.03 सेकंड इज टेकन टू डिपोलराइज होल ऑफ द एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम एट्रिया से लेके जहाँ वेंट्रिकल शुरू हो रहा है वहाँ तक 0.16 सेकंड लगे हैं. बाकी का पूरा जो है ना एंडोकार्डियम के नीचे का जो वेंट्रिकल का जो एरिया है उसमें 0.03 सेकंड लगे. सो पूरा का पूरा वेंट्रिकल का एंडोकार्डियम का एरिया डिपोलराइज होने में 0.19 सेकंड ले लेता है. ठीक है. फ्रॉम द एंडोकार्डियम कार्डिक मसल enters the epicardium at a velocity of 0.3 to 0.5 seconds. ठीक है. अब एंडोकार्डियम से भाई ऊपर मसल्स भी तो पड़े हैं और ऊपर एपिकार्डियम भी पड़ा है, तो वहाँ तक भी तो कंडक्शन जानी है. ठीक है. इम्पल्सेस जो होती है ना जो एंडोकार्डियम में आते हैं वो एपिकार्डियम की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं, यानी वो विद इन द फाइबर को पास करती हैं एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.3 to 0.5 meters per second पे. So the cardiac impulse takes another 0.03 second to pass from the endocardium to epicardium. So मजीद इसमें 0.03 सेकंड लग जाते हैं कि वो एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम तक सारी इम्पल्सेस चली जाएं और पूरा पूरा हार्ट जो है ना वो डिपोलराइज हो जाए. In the right ventricle, cardiac impulse takes 0.02 seconds to pass from the endocardium to epicardium because of less thickness of the right ventricular wall. Right ventricle side पे 0.02 सेकंड लेते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल साइड पे 0.03 सेकंड लेते हैं from endocardium to epicardium. So in this way, once the cardiac impulse enters the AV bundle, it takes 0.06 seconds to depolarize both the ventricles. ठीक है, यानी 0.16 से आगे 0.06 सेकंड लगता है 0.03 सारा एंडोकार्डियम करने के लिए और 0.03 सेकंड एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम तक को डिपोलराइज करने के लिए. सो टोटल ऑफ 0.06 सेकंड को लेता है टू डिपोलराइज होल ऑफ द हार्ट, यानी बोथ द वेंट्रिकल को सारा करने के लिए. So the time taken by the cardiac impulse to depolarize whole of the heart after its origin from SN is 0.22 सेकंड. इस तरह से ये 0.22 सेकंड लगते हैं टोटल टाइम टेकन बाय द कार्डियक इम्पल्स टू ट्रेवल फ्रॉम SN node टू द होल ऑफ द हार्ट. ठीक है. अब आ जाता है फंक्शन ऑफ पर्किंजी सिस्टम. पर्किंजी सिस्टम जो है ना दैट रैपिडली ट्रांसमिट्स द कार्डियक इम्पल्स टू बोथ वेंट्रिकल्स so that all parts of both the ventricles contract simultaneously. ठीक है. तो इसलिए जो पर्किंजी सिस्टम में चूँकि फास्टेस्ट होती है इम्पल्स वेलोसिटी, तो वो फास्टेस्ट इसलिए करता है कि वेंट्रिकल जो है ना वो जल्दी से पूरे जो है ना डिपोलराइज हो जाए और उनमें वेंट्रिकल जो है ना वो दोनों साइमल्टेनियसली कंट्रैक्ट करें. इट प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमिया. वो दोनों को एक एक फेज में दोनों तरफ जो है इम्पल्सेस को जनरेट करवाते हैं सो दैट या उनको कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को, और इस तरह से एरिथमियाज को यानी कोई एनी इम्पल्स विदाउट अ रिदम वो उसमें जनरेट ना हो सके. द रिफ्रैक्टिव पीरियड इज 25% लॉन्गर देन दैट ऑफ वेंट्रिकल. और इसमें जो है पर्किंजी सिस्टम के अंदर जो उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, अब आपको पता है रिफ्रैक्टिव पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोई दोबारा उसको स्टिमुलेट या डिपोलराइज नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिपोलराइजेशन. ठीक है. इसका 25% लॉन्गर होता है एंड इट अलाउज द कार्डियक इम्पल्स टू पास इनटू द वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल्स आर आउट ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव पीरियड. सो दिस प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ एरिथमिया. ठीक है. क्योंकि इसका लॉन्गर रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है तो ये वेंट्रिकल्स को पूरा पूरा टाइम देते हैं कि वो अपनी कंट्रैक्शन कंप्लीट करें और ताकि उनमें कोई नई जो है वो एरिथमियास डेवलप ना हो सके. तो पर्किंजी सिस्टम जो होता है ना उनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. तो हाँ, आज हमने इसमें पढ़ा है एक तो साइनोएट्रियल नोड की क्या होती है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं. ठीक है. कहाँ पर इसकी लोकेशन है और इसके फाइबर्स जो है ना
वो हाउ दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द फ्री चैनल्स, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसमें बताया है कि इसके एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो किस तरह जनरेट होता है, और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का कोई काम नहीं होता। इस पे सोडियम कैल्शियम चैनल होते हैं जो कि इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो इनहेरेंट एक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से ऑटोमेटिसिटी जिसकी क्वालिटी है वो मेंटेन करती है, वो ये होती है कि ये मेम्ब्रेन इज लीकी टू सोडियम कैल्शियम आइंस, ठीक है। और अब इसके एक्शन पोटेंशियल जो है उसकी 4 फेजेस होती हैं, फेज 4 होती है, फेज 3 होती है, फेज 4, फेज 0 और फेज 3। फेज 4 इज द फ्री पोटेंशियल स्लोप होती है जो कि सोडियम लीकी चैनल की वजह से होती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से उनका -55 है, वो उसको लेके चले जाते हैं सोडियम इनफ्लक्स की वजह स्लो सोडियम इनफ्लक्स की वजह से वो -40 पे चला जाता है। -40 से ये आगे वहाँ पे ओपन अप हो जाते हैं सोडियम कैल्शियम चैनल, जिससे कि एक अपस्ट्रोक आ जाता है जो कि जीरो फेज हम कह देते हैं। जब ये पॉजिटिव की साइड पे जाता है तो कैल्शियम जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं, पोटेशियम इफ्लक्स शुरू हो जाता है और रिपोलराइजेशन हो जाती है इसकी, ठीक है। ये डायग्राम आपने इसकी याद रखनी है, एक्शन पोटेशियम कह सकते हैं, ठीक है। फेज 1 2 दोनों एब्सेंट होती हैं एज दैट प्रेजेंट इन द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, और इसमें फ्लैक्चुअल फेज भी नहीं होती है। उसके बाद ये रिपोलराइजेशन फेज है जो कि ज़्यादा वीक कर जाए तो हाइपरपोलराइज होते हैं, लेकिन चूंकि सोडियम जो है ना लीकी चैनल्स होते हैं वो अंडर पॉजिटिविटी ले आते हैं, सो दे ब्रिंग द थ्रेशोल्ड ब्रिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू द थ्रेशोल्ड लेवल अगेन, और नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस हैं दोनों के, एक्शन पोटेंशियल ऑफ द साइनोविक्टियल नोड एंड एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकुलर फाइबर्स, ठीक है। एक टॉपिक पेस में तो कौन से होते हैं कि एनी साइड अदर देन द एस नोड, अगर वहाँ पे इम्पल्सेस जनरेट होना शुरू हो जाए तो उसको टॉपिक पेस में तरफ पार्ट कर देते हैं। मोस्ट कॉमन साइड जो होती है ना ए बी नोड होता है, वहाँ पर हो सकता है परपेंडिकुलर फाइबर्स। उसके बाद स्ट्रोक साइडम सिंड्रोम होता है कि अगर किसी वजह से ऐसे नोडल जो इम्पल्सेस हैं वो आगे वेंट्रिकल्स में ना जा रही तो वेंट्रिकल पर ट्रैक नहीं करते, वेंट्रिकल पर ट्रैक ना करे तो और 4 to 5 सेकंड्स तक अगर ब्लड सप्लाई ब्रेन को ना जाए तो ब्रेन इस्कीमिया हो जाता है, पेशेंट जो है ना वो फेंट हो जाता है, और उस कंडीशन को उस 4 to 5 सेकंड के पीरियड को हम स्ट्रोक सिंड्रोम कहते हैं। इस दौरान में आगे ये होता है कि अगर आगे प्रोटीन फाइबर्स दे टेक ओवर द चार्ज और वो नई इम्पल्सेस जनरेट करना शुरू कर दें और दोबारा से हार्ट बीट करना वेंट्रिकल्स बीट करना शुरू कर दें तो हम उसको कह देते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। ये आपने याद रखना है अच्छी तरह से। उसके बाद एक्साइटेटरी और कंडक्टिंग सिस्टम होता है, हार्ट होता है जो कि इम्पल्सेस जनरेट करता है उसको फास्टेस्ट वेलोसिटी पे आगे लेके जाता है। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, एस नोड है, ए बी नोड है, ए बी बंडल है। उसके बाद जो है ना एस नोड के बाद इंटरनोड पाथवे, ए बी नोड, ए बी बंडल, बंडल ब्रांचेस और पेरिफेरल फ्रिंजियल नेटवर्क, ये सारे। अब इनकी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं। फास्टेस्ट जो है ना वो फ्रिंजियल फाइबर में होता है और स्लोएस्ट जो है वो ए बी नोड में होता है। ये सारा जो है इसका कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है जो एस नोड से शुरू होकर इंटरनोडल पाथवे वगैरह हैं और आगे फिर सारी ब्रांचेस हैं, ठीक। ये ए बी नोडल का है कि किस तरह से वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस फ्रॉम द इंटरनोडल पाथवे इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। एस नोड का फिर उसमें डिटेल है कि उसमें बी सेल जो है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर कंडक्शन। इंटरनोडल पाथवे 3 तरह के होते हैं, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, और चौथा जो है एंटीरियर इंटरनोडल बैंड होता है जो कि राइट से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है। एंटीरियर इंटर एट्रियल बैंड होता है जो कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। इनमें जो वेलोसिटी होती है 180%। ए बी नोड जो है ना ये बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे स्लो हो जाती है कंडक्शन, इसमें ब्लॉक भी हो सकता है। उसकी रीज़न भी होती है स्लोनेस की कि इसमें गैप जंक्शन वगैरह कम होते हैं, ठीक है। और दूसरे साइड पे दूसरे जंक्शन होते हैं जो कि रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं टूवर्ड्स द कंडक्शन। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट आ जाता है ए बी बंडल। ए बी बंडल जो है ना वो फाइबर होते हैं जो कि ए बी नोड से पेनिट्रेट करते हैं इनटू द वेंट्रिकल, और ये फिर आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, और इस सारे प्रोसेस में ये वन वे कंडक्शन होती है थ्रू ए बी बंडल, बैकवर्ड कोई कंडक्शन नहीं होती। फिर हो जाते हैं बंडल ब्रांचेस आ जाती हैं, बंडल ब्रांचेस फर्दर डिवाइड होकर पकिंजे फाइबर्स में कन्वर्ट होते हैं, पकिंजे फाइबर्स को जो है ना ज्वाइन कर देती हैं, पकिंजे नेटवर्क जो है ना ये सारा का सारा फिर वेंट्रिकल्स को सप्लाई करता है एट अ वेरी हाई स्पीड। ये डिफरेंट जो है ना इसमें है टाइम पीरियड है जो कि डिफरेंट स्टेशंस का है। इसमें आपने याद रखना है कि एट्रियम से वेंट्रिकल तक आते 0.16 सेकंड लगते हैं। फिर ये सारा एंडोकार्डियम पे कवर होता है। फिर उसके बाद जो है
इसमें डिले जो है एवी नोड के ऊपर 0.09 सेकंड का है और नोडल फाइबर्स के ऊपर जो है 0.04, तो टोटल एवी नोडल डिले 0.13 सेकंड का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके रीजन बताइए एवी नोडल डिले की। एक तो उसमें जो है ना गैप जंक्शन कम है, दूसरे जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे इसमें स्लो प्रोटीन फ्लैक्शन चैनल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा एवी नोडल डिले है, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये वेंट्रिकल को पूरा टाइम देते हैं फिलिंग का, और एट्रियल सिस्टली को भी पूरा टाइम देते हैं इससे। ठीक है, सब एट्रिया पहले कंट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स बाद में कंट्रैक्ट करते हैं, तो दैट कि एक रिदमिकल कंट्रैक्शन होती है हार्ट। उसके बाद ये सारे एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम की तरफ जाते जाते पूरे वेंट्रिकल में ये टोटल टाइम टेकन बाय द impulse from the SA node to the whole of the heart is 0.22 seconds। यही सीधे फाइबर जो है ना उनका ये काम जो रैपिडली करते हैं सप्लाई, और दूसरा ये एरिथमियास को प्रिवेंट करते हैं। ठीक, दिस इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। टुमारो विल डिस्कस द कार्डिक साइकिल और कुछ और अगर कोई इम्पोर्टेंट ऐसे। ठीक है, एनी क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू डिस्कस विद मी और यू वांट मी टू ओके, समझ आ गया सबको? ठीक है, स्लाइड कुछ